विश्व रंग 2021 के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने फीमेल आर्ट कैंप का आयोजन किया था, जिसमें देश भर से सुप्रसिद्ध महिला चित्रकारों को आमंत्रित किया गया। आइए इस फीमेल आर्ट कैंप की कुछ झलकियां देखते हैं। नमस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के इस कथा सभागृह में उपस्थित हमारे सभी मेहमान चित्रकारों, हमारे सभी मंचासीन अतिथियों और इस शहर की कला बिरादरी से हमारे आमंत्रण पर उपस्थित हुए सभी कलाकारों और प्रबुद्धजनों का विश्वविद्यालय के पूरे परिवार का हम विश्व रंग परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय गुलाबी कबीर श्री संतोष चौबे जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर संगीता चौबे सुनचारी मानवी की उदार कला संकाय तो आप हम चाहेंगे कि हमारी एडवाइजरी बोर्ड जो हमारी बहुत ही सम्मानित समिति है, हम चाहेंगे कि क्रमशः हमारे एडवाइजरी बोर्ड के तमाम सदस्य यहाँ आए और माननीय संतोष चौबे जी के हाथों यह अभिवादन स्वीकार करें। जो कि आदरणीय जयकृष्ण अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मंडलोई जी हैं, राजन जी हैं, हमारे आदरणीय संतोष चौबे जी हैं, तो हम चाहेंगे कि ये वो वक्त है जब एक ऊर्जा संचित करने का वक्त भी है। और यूं तो जैसे मैं अशोक भौमिक जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि किन अर्थों में हमारा ये कला शिविर अलग और अनूठा है। इसे आज की इस कला परिदृश्य में देखना और जांचना मैं सोचता हूँ कि बहुत ही जरूरी है। आप सबके लिए शायद इस तरह की कला शिविर बहुत अछूते नहीं होंगे। इससे पहले भी आप हो सकता है कि आपको कई संस्थाओं ने आमंत्रित किया हो, कई सारे परिसरों में आप भी अपने रुचि और रंगों को लेकर कैनवासों की सोहबत में आपने कई सारे चित्र उकेरे होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद भारत का पहला अकेला ऐसा ही विश्वविद्यालय, एक ऐसा शिक्षा संस्थान है जिसने सच्चे अर्थों में सृजन को केंद्र में रखकर इस कला शिविर का आयोजन किया है। हम चाहेंगे कि आदरणीय श्री जयकृष्ण अग्रवाल जी का आशीर्वचन हम सबको मिले। बहुत सम्मान के साथ आदरणीय श्री आदरणीय संतोष चौबे जी, गुलाबी पति जी, मेरे सभी मंचाती मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वप्न था शांति निकेतन। उस सपन को मैंने देखा था, उससे जुड़े हुए दूसरे कलागुरुओं को आचार्य नंदलाल बोस, रामकिंकर आदि से मिलने का सौभाग्य मिला था। वो स्मृतियां आज भी संजोई हुई है। एक आदर्श स्थिति थी, बिल्कुल हटके। आज अनायास मुझे उसका याद हो आ रहा है। यूं ही नहीं कि इस विश्वविद्यालय का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के नाम से रखा गया है, बल्कि मुझे लग रहा है कि ये उसी प्रकार का स्वप्न है जो श्री संतोष चौबे जी देख रहे हैं, जो कभी रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा था। बस अंतर है तो वक्त का है। उन्होंने 19वीं सदी में देखा था, ये 21वीं सदी में एक स्वप्न देखा जा रहा है। Rabindranath Tagore University. I think I've been associated with it since the starting of their journey in the art and culture. वैसे तो यूनिवर्सिटीज मुझे लगता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटी आते हैं, बहुत सारे एंड दे हैव देयर ओन एजेंडास टू डू। आई एम सॉरी आई विल बी बिट स्ट्रेट टू डिस्कस आल्सो, बट व्हाई आई फील टू बी privileged and honored to be here. You have seen a lot of the universities across, as I said.
But I found this one of the university, as Jasser was already said, which is setting a benchmark again with the on the principles of the which Tagore has set up, and which is I feel privileged to be associated, and that is to only to do with the art and culture and literature. जिस विजन के लिए मैं और अशोक भौमिक तो क्या, हम लोग संतोष जी को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि कोई चीज अगर विजन में तब्दील होती है तब तो उस चीज का मतलब है। तो हमारे लिए विश्व रंग कोई आयोजन नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि चित्रकला का हो गया, नाटक का हो गया, कुछ और कलाओं को मिला के एक बड़ा सपना कला के स्कूल का या कला की यूनिवर्सिटी को जाना चाहिए। हिंदुस्तान में कहीं ना हो जो यहाँ हो। तो कलाओं को इस तरह का अम्ब्रेला बनाने का एक प्राथमिक विजन था जो टैगोर इंटरनेशनल सेंटर जो यहाँ खुला है और थिएटर के जो कोर्सेज शुरू हुए हैं, ये सारी चीजें उसी में शामिल हो। बल्कि प्राच्य भाषाओं को लेकर भी जो कोर्स शुरू हुआ उसमें भी मेरे ख्याल से काफी बच्चे आ गए हैं और उसमें काम हो रहा है। विश्व रंग के इस शुरुआती दौर में और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जब जयप्रकाश आंदोलन हो चुका था, हो चुका था, तो देश के बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी थे और साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, कलाकार थे, जिन्होंने ऐसा महसूस किया कि हमारे विकास की जो दिशा है वो, मेरा ख्याल है और उन सबका ख्याल था कि उसको बदलने की जरूरत है। तो मेरी शुरुआत तो विज्ञान के पक्ष में हुई थी, विज्ञान आंदोलन के पक्ष में हुई थी, और हम लोगों ने देश भर की यात्राएं की, नौकरियां छोड़कर और स्थापित नौकरियां छोड़कर, जिनमें प्रशासनिक सेवा की नौकरियां भी थी, वो छोड़कर हमें ऐसा लगा कि देश में विज्ञान के विस्तार की और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विस्तार की बहुत जरूरत है। विश्व रंग के जो प्रारंभिक अनुभव थे 2019 वाले, 2020 में ये ब्लेंडेड मोड में हुआ। इसमें वर्चुअली लगभग 1.5 करोड़ लोग पूरे देश, पूरे विश्व के जुड़े, लगभग 15 देशों में ये आयोजित हुआ और आज ये 25 देशों में हो रहा है और बहुत से नए देशों की डिमांड ये है कि जहाँ पर भी काम। लेखन मेरी अपनी भी प्रवृत्ति थी, लेकिन 90-92 के आसपास भारतीय सृजन पीठ की स्थापना के बाद साहित्य पे बड़ा काम, एक राष्ट्रीय पुरस्कार देते हैं जिसमें कि काफी बड़े साहित्यकार जुड़ते हैं, लगभग सारे कथाकार उसके भीतर हैं। साथ में भाषा पर भी बहुत सारा काम करते हैं जो कि सृजन पीठ करती है, प्रकाशन करते हैं, किताबों को लोगों तक ले जाने की कोशिश करते हैं, पुस्तक यात्राएं निकालते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में पुस्तकें लोगों तक पहुंचे, उस पर रुचि बनी रहे। ये साहित्य का काम करते करते हम लोग इस अवधारणा में पहुंचे लगभग पिछले 4-5 वर्षों में कि ये समय है जबकि भारतीय भाषाओं के सामने बहुत बड़ा अवसर खुला हुआ है, भारतीय कला के सामने बहुत बड़ा अवसर खुला हुआ है, भारतीय संगीत के सामने बड़ा अवसर खुला हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ये संभव बनाया है कि हम कम्युनिकेशन को फास्ट करें, हम भाषाओं का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, और पूरे भारत में इस समय पूरे विश्व में जो भारत की छवि है उसके आधार पर भी ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट मूवमेंट है, जबकि भारतीय भाषाओं को अपना विस्तार करना चाहिए और जो एक किस्म का डिफिटिज्म हमारे भीतर था उसको हमें दूर करते हुए भारतीय भाषाओं का विस्तार करने, भारतीय कलाओं का विस्तार के बारे में सोचना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को आइकॉन मानते हुए हमने ये टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला केंद्र स्थापित किया है। विश्व रंग से जो ऊर्जा देवी निकली थी उससे हमें महसूस हुआ कि इसका कंसोलिडेशन की बहुत आवश्यकता है, तो अब हमने नेशनल ड्रामा स्कूल स्थापित। बताइए नेशनल ड्रामा स्कूल दिल्ली में ही क्यों हो? नेशनल ड्रामा स्कूल यहाँ क्यों नहीं हो सकता और अन्य जगहों पर क्यों नहीं हो सकता? तो कुछ छात्र यहाँ है, हमारी फैकल्टी भी यहाँ है। एक हम अगले वर्ष तक और इवॉल्व करते हुए
एक कला का स्कूल भी सेटअप करना चाहते हैं, वो आप सबकी मदद से धीरे धीरे स्थापित होगा। जैसे कि हमने साइंटिस्ट के मोनोग्राफ्स निकाले थे, हम चाहते हैं कि पेंटर्स और कलाकारों के भी मोनोग्राफ्स विश्वविद्यालय निकाले और बताए कि भाई हमारे पेंटर जिस तरह के हैं या हमारे जो कलाकार हैं वो इस तरह के हैं। तो लगभग 20 पेंटर्स पर मोनोग्राफ भी हम पब्लिश करने वाले हैं। डॉक्टर कलाम एक बार हमारे यहाँ आए थे और नेशनल इनोवेशन अवार्ड भी उन्होंने दिया था। तो विज्ञान और कला के अलावा दूसरा जो हमारा कीवर्ड है वो है इनोवेशन। आप लोगों ने जो काम किया है और आपके काम को देख के जो मेरे अंदर प्रतिक्रिया हुई है, उसके बारे में बात कहना चाहता हूँ। अभी जो मैंने काम देखा उसमें बंगाल के कलाकार भी हैं और गोवा के कलाकार भी हैं, चंडीगढ़ के कलाकार हैं, मध्य प्रदेश के कलाकार हैं। एक तरीके से पूरे भारत को बड़े विस्तार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे कलाकार। एक पेंटिंग बनाया पर हम सेटिस्फाइड नहीं है और मैं इस पेंटिंग को आपको समझाऊंगा। अगर मेरे पास शब्द है तो मैं समझा दूंगा, अगर मेरे मुंह जबान नहीं है तब मैं क्या करूंगा? फिर मैं पेंटर नहीं हूं। मैं हरदम कहता हूं कि एक हेल्थी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में पेंटिंग पनपता है, जिस सोसाइटी में वैज्ञानिक चेतना पनपती है, जिस सोसाइटी में प्यार पनपता है, जिस सोसाइटी में नफरत नाम की कोई चीज नहीं होती, उस सोसाइटी में पेंटर को गूंगा होना चाहिए और जो दर्शक है उसको बहरा होना चाहिए। दोनों में से एक चीज अगर हिंदुस्तान में हो जाए, दोनों चीज में एक ही चीज हो जाए तो आधी लड़ाई जीत जाएंगे। इनकी हर एक पेंटिंग को आप डिवाइड करके डबल लेफ़्ट और राइट में डिवाइड करके रख सकते हैं और उसको एक ऐसे सिमेट्री में देखा जा सकता है, उसको लेफ़्ट और राइट और अपर एंड डाउन को। और इस संदर्भ में मैं जो इन्होंने जो एक ये जो फॉर्म्स यूज़ किए, उस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी अशोक भौमिक सर से कि वो इस बारे में कुछ कहें और बताएं। राकी, इनको दिक्कत आई होगी कि हिंदी में या भारतीय भाषाओं में तंत्र की किताबें इतनी नहीं, इतने की विदेशी भाषाओं में। हिंदुस्तान में सबसे पहली जो तंत्र की किताब है वो अजीत कुमार मुखोपाध्याय की लिखी हुई किताब है, जो कि कुमार गैलरी ने पब्लिश की थी और वो स्विट्ज़रलैंड में छपी थी। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कौन सा काम, क्या तंत्र काम कर रहा, इस तंत्र के पीछे क्या तंत्र काम कर रहा। तो मुझे इस पर विश्वास बिल्कुल नहीं है। और मेरे जो यकीन न होने का एक और उदाहरण बता रहा हूँ कि जी.आर. संतोष अपने ज़िंदगी में जिस तरह का वो काम कर रहे थे, जिस तरह के वो ईमानदार एक चित्रकार थे, उनके काम को अगर आप लोगों ने देखा होगा तंत्र के पहले वाला पीरियड, तो मुझे लगता है कि हुसैन से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत काम उनके थे। आप इस समय हमारी इस कला शिक्षा को किस तरह देखते हैं? क्या आज की कला शिक्षा ऐसी है या उसमें किसी नवाचार की आवश्यकता है?
देखिए, जहाँ तक कला शिक्षा का प्रश्न उठता है, मैं समझता हूँ कि जो परंपराएं चलती चली आ रही हैं जी उसमें कोई मूल रूप से ऐसी खराबी मुझे नज़र नहीं आती है, जी क्योंकि शिक्षा के माने होता है तकनीकी ज्ञान देना। सृजन का सवाल उठता है, सृजन एक बहुत व्यक्तिगत चीज़ है, जी सृजनात्मकता दी नहीं जा सकती। जी तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कला महाविद्यालयों का काम कलाकार पैदा करना नहीं होता, जी आर्ट प्रोफेशनल्स बनाना होता है। कलाकार आदमी स्वयं अपने प्रयास से बनता है, अपनी भावनाओं से बनता है। जी तो जहाँ तक वर्तमान कला शिक्षा का प्रश्न उठता है, तो वहाँ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे भारतवर्ष में जो कला शिक्षा चल रही है उसमें वेस्टर्न एकेडमिक स्कूल का काफ़ी बड़ा प्रभाव रहा है, और उसका असर हमारे कलाकार पर इस रूप से पड़ा कि हमारे देश के कलाकारों ने वेस्टर्न कलाकारों का अनुसरण करना शुरू कर दिया। जी मैं इसको कोई ख़राबी नहीं मानता हूँ, पर इसका एक नुकसान ज़रूर हुआ कि वैश्विक स्तर पर जो हमारी पहचान बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई, क्योंकि जिस प्रकार की मौलिकता की हमें या भारतीय या ज़मीन से जुड़े होने की जो आवश्यकता पहचान के लिए ज़रूरत थी वो हमें नहीं बन पाई। तो मैं समझता हूँ हमारी वर्तमान कला शिक्षा में जो मुख्य परिवर्तन होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें अपने जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो कला की परंपराएं हैं, एक बड़ी लंबी चौड़ी कला की विरासत है। बहुत सारी हमारी क्लासिकल शैली और लोक शैलियाँ हैं कला की, जिनसे हम प्रभाव ले सकते हैं और जिनको हम अपनी कला के साथ जोड़ सकते हैं। अग्रवाल साहब, जब आप विरासत की बात कर रहे हैं और हमारी परंपराओं की बात कर रहे हैं कि उनसे इंस्पायर होने की, उनसे एक नाता जोड़ने की भी ज़रूरत है, और हमारी जो नई जो शिक्षा नीति है जो हमारी केंद्र सरकार ने इस वक्त उसकी अनुशंसाएं सारे के सारे इन विश्वविद्यालयों तक पहुंचाई हैं, इन सबको देखते हुए अगर मैं आज के युवा मानस की बात करूं, आज का यूथ जो है वो किस दिशा में जा रहा है, उसका सोच क्या है? क्या वो बेचैनियों और बदहवासियों का शिकार हो रहा है? उसके पास विचलन है, टेक्नोलॉजी आक्रांत करने वाली उसके सामने है। ऐसे में आप जैसे इस पके हुए बुजुर्ग से अगर मैं ये सवाल करूं कि आज का युवा मानस क्या है और उसको दृष्टिगत रखते हुए किस तरह से शिक्षा के प्रयोगों की दरकार है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, आज मैं सबसे बड़ी जो समस्या देख रहा हूँ कलाकर्म के साथ में, और जिससे हमारा युवा कलाकार काफ़ी प्रभावित है, वो है आर्ट मार्केट। जी जो एक ज़रूरत भी है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो गलत है, वो ज़रूरत भी है। अगर कलाकार अपना कलाकृतियाँ बेचेगा नहीं तो सर्वाइव कैसे करेगा, विशेष रूप से आजकल के समय में। जी क्योंकि जिस समय में हम लोग पढ़े थे वहाँ पे परिवार में एक कमाता था, 10 खाते थे। अगर आप निकम्मे भी हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर आज के कलाकार को सर्वाइव करना पड़ेगा, अपने करना पड़ेगा। आज अगर हम देखें तो विश्व स्तर पर अगर हम जांचने की बात करें तो हमारे भारत की चित्रकला और खासतौर पर युवा चित्रकला, वो आपको विश्व मंच पर कैसे दिखाई देती है? जैसे कि पहले कुछ ही नाम होते थे कि इंटरनेशनल सिनारियो में आप दिखाई देते, लेकिन आज के डेट में यंग युवा कलाकारों में बहुत सारे एवेन्यूज़ खुले हुए हैं जो घर में बैठे बैठे आप एग्जिबिट कर सकते हो। वहाँ से भी लोग यहाँ एग्जिबिट करने आते हैं और यहाँ से भी बहुत सारे कलाकार अभी बाहर जाते हैं, एग्जिबिट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि 2 दिन पहले ही मेरा खुद का पर्सनल सोलो शो प्रिंट छापा कला कर लेके, जो मेरी जो जर्नी रही उसका शो फ्रांस में हो रहा है। 16 तारीख को उसका इनॉग्रेशन हुआ है। और सबसे बता दूँ मैं आपको कि मेरे लिए गौरवशाली बात यह है कि जिन मास्टरों को हम लोगों ने देखा था या पुस्तकों में पढ़ा था, जैसे कि रेम्ब्रांड है, उनके जहाँ चित्र लगने वाले वही मेरा भी चित्र का प्रदर्शनी होने वाली है। तो उसी हिसाब से बहुत सारे यंग कलाकार जितने हैं आज के डेट में हर एक यूरोप से लेके अमेरिका में या बाहर हर जगह में अपने गैलरी में अपने एग्जीबिशन की प्रदर्शनी कर रहे हैं। बहुत अच्छा। विश्व रंग से आप अछूते नहीं हैं, और ये वो मंच है, ये जो एक्टिविटीज़ हम लोगों ने पूरे के पूरे विश्व के साहित्य और कलाओं के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आयोजित की थी, उससे आप अछूते नहीं हैं। यहाँ आकर, यहाँ के काम को देखकर, इस मंच से जुड़कर आपको कैसा लगता है?
जैसे कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इसको लेके कि विश्वरंग जो है एक अच्छा, बहुत ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है यंगर जनरेशन्स को लेके। और सबसे अच्छा मुझे लगता है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होके भी आर्ट एंड कल्चर को लेके इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जो सोसाइटी में, जो हम जिसकी बात कर रहे थे अभी, मुझे लगता है इसी पहल की तरफ बाकी यूनिवर्सिटी ने भी इससे सीखना चाहिए और आगे उन्होंने भी हर प्रांत में ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। और ये इंटरैक्टिव जो प्रोसेस जो है, चाहे वेदर इट इज़ आर्ट को लेकर जो आपने शुरू किया या लिटरेचर को, ये जब तक इंटरमिंगलिंग जब तक नहीं होगा तो मुझे लगता है ये एक कड़ी अधूरी रहेगी। और युवाओं को लेके चलना है तो एडुकेशन के माध्यम से सबसे पहला प्लेटफॉर्म होता है आर्ट एंड कल्चर को। हम लोग आर्ट एंड कल्चर की बातें तो करते हैं बहुत, लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब होता है वो सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं और बाकी चीज़ें मेन लाइन में आती। तो विश्वरंग का ये जो पहल है, आई थिंक रियली इट इज़ अप्रिशिएबल एंड आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम फॉर द लास्ट सिंस अर्ली। राजन जी, बिल्कुल आप जैसे लोग जब हमारे इस मंच में शामिल होते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, तो हमारा हौसला भी बढ़ता है। बातें बहुत सारी हैं, आपसे बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से हमने अपने वक्ती दौर के इस पूरे के पूरे कला परिदृश्य को हमने देखा, जांचा, और आप जिस तरह से अपने वक्त को, अपनी कलाओं को देखते, सोचते, समझते हैं, वो निश्चित रूप से हमारे आज की इस नई जनरेशन के लिए वाकई एक सबक की तरह है। तो दर्शकों, बातें रही अधूरी, बिछड़ना पड़ा हमें, आए भी इत्तेफाक मुलाकात की तरह। तो मुलाकातों का ये सिलसिला, बातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। राजन जी, आप हमारे इस विश्वरंग के मंच पर इस टॉक शो में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। में ढलती हुई शाम में हमारी लोक संस्कृति के कुछ ऐसे ही इंद्रधनुषीय रंगों को लेकर हम सब के बीच में हाजिर हुई हैं मालवा उज्जैन से आदरणीय डॉक्टर तृप्ति नागर अपनी कला मंडली के साथ। उड़े उड़े रे मन में रहूं मगन
में